इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास। हमारे देश का आर्थिक समृद्धि कैसे हुआ, हमारे देश का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में। अगर लोकतंत्र शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सोचते हैं कि अच्छा शासन व्यवस्था चलाने वाला कोई ना कोई हो, तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? तो क्या हम उससे विश्वास करें कि हमारे लिए अच्छा करेगा, ये सही नहीं है? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर हम 1950 से 2000 बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। 1950 से 2000 के बीच में देख लो, जिस देश में तानाशाही राज है उस देश का विकास अच्छा है, लेकिन 2000 के बाद तानाशाही बर्बाद और जो लोकतंत्र में थे वो आबाद। तो भले 50 साल में उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन अब तो अच्छा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र व्यवस्था सबसे अच्छा है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। अब देखो, हम लोग चाहते हैं कि उच्चतर स्तर पे हम अपने आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाएं, आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाएं। तो वो पदवी हासिल करने के लिए लोकतंत्र क्या सक्षम है या अक्षम है? सक्षम है तो उसके लिए चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चाहे वो अक्षम है तब भी चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सक्षम और अक्षम का मतलब मैं बता देता हूं। सक्षम का मतलब होता है कि वो हमारे लिए कर सकता है, असक्षम का मतलब होता है वो हमारे लिए नहीं कर सकता है। तो नहीं कर सकता है तो उसके लिए चिंता किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अगर कर सकता है तो हमें क्यों चिंता करना चाहिए? पर अकेले इस कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि आर्थिक विकास कई कारकों मसलन देश की जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और अपने देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है कि हमारा देश कहां तक गया है। तानाशाही वाले काम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों में के बीच अंतर नग्न सा भी लगता है। जैसे मैं देखो, आप तानाशाही हो चाहे लोकतंत्र हो, दोनों का विकास का स्तर जब हम मिलाएंगे तो एक तरह से ज्यादा समानता दिखेगा, अलग अंतर तो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा बहुत कम मायने में अंतर दिखेगा। जैसे नेपाल में राजतंत्र था, नेपाल उतना आगे नहीं बढ़ा है जितना हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। इसलिए साफ मतलब यहाँ पर होता है कि लोकतंत्र व्यवस्था अच्छा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाहियों से नहीं पीछे है। अब यहाँ पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि तानाशाहियों से लोकतंत्र कभी भी पीछे नहीं था, लोकतंत्र व्यवस्था उनसे आगे ही काम करता था। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं चुनाव। तो जितना चुनाव कराने में पैसा आदमी कमाता है, रुपया कमाता है, जो खर्च करता है, एक चुनाव कराने में 30 करोड़ रुपया खत्म होता है। कितना? 30,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है पूरा देश में लोकसभा चुनाव में। तो 5 साल में हम 30,000 करोड़ रुपया केवल चुनाव में चुनाव आयोग खर्चा कर देती है। उतना तो तानाशाही देश का जीडीपी है, उससे भी कम है। तो हम लोग ज्यादा है ना भाई, जितना तुम्हारा रोज का साल भर का कमी नहीं है उतना तो हम लोग एक दिन में लुटा देते हैं, एक समय में लुटा देते हैं। ऐसे तो हमारा ज्यादा हुआ। और बाकी का मैं बात बताता हूँ। तानाशाहियों में भाई उनका रूल्स अपना चलता है, लेकिन लोकतंत्र शासन व्यवस्था में है कि सबके सहमति से ही आगे बढ़ना है। पूर्ण बहुमत जिसका होगा उसको कोई टेंशन ही नहीं है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सही मायने में अच्छा है, सही मायने में। ये देखो,
ये है धनिकों के पास सबसे ज्यादा धन। जैसे में आर्थिक समृद्धि, धनी एकदम पूरा बॉडी बिल्डर दिख रहा है ना, आय का बंटवारा। और जब बीच का लोग आता है जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली, किसको बोलते हैं मिडिल क्लास, मतलब जिसका पारिवारिक आमदनी 2 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में हो, उसको मिडिल क्लास में बोला जाता है। तो 2000 से लेकर 2006 तक मिडिल क्लास वाले लोग का ये हाल था। और गरीबों का तो टंगड़ी जैसा हाल था, एकदम लेग पीस, हथनी का पतरी। देख लो इधर कैसा है। अमीर यार कुछ करो चाहे नहीं करो, उन लोगों को पैसा उन लोगों के पास होगा, कोई इसमें रोका टाकी नहीं होता है। वो लोग कहीं से ना कहीं से पैसा कमा लेंगे। आप लोग गाली भी दोगे तभी पैसा उनको मिलेगा, बड़ाई करोगे तब भी पैसा मिलेगा, कुछ भी करो उनके पास पैसा ही पैसा है। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या है? लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। जैसे में ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है, हमारे गहरे मूल्य से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है। जो लोकतंत्र में बहस होता है उसको साधारण तरीके से निपटाया नहीं जा सकता है। फिर भी तथ्य और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलनी चाहिए, थोड़ी बेहतर बहस चलनी चाहिए, थोड़ा सा बहस भी चलना चाहिए। यहाँ पे लिखा है थोड़ी बहस चलने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र का फैसला लेने से पहले थोड़ा सा बहस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना पड़ना चाहिए। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। लोकतंत्र के आर्थिक उपलब्धियों को देख लिया जाए तो उसमें भी बहस होना जरूरी है। बहस होता है तभी आर्थिक स्थिति उनका सुधर जाता है। हर चीज पर चिंता होने लगे तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोका जा सकता है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने, वर्षों से, बहुत सालों से यहाँ पर लोकतंत्र के अनेकों नेताओं ने, जितने भी नेताओं थे, सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानता से कैसा रिश्ता है। आर्थिक विकास और आर्थिक असमानता से कैसा रिश्ता है लोकतंत्र का, ये बताते हैं कौन? जो पहले का नेता थे, जो पहले का जो अध्यापक थे, वो लोग। यहाँ दिए गए चार्ट नक्शों में ऐसे कुछ प्रमाण दिए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ बातों में ऐसे ही प्रमाण दिए गए हैं। चार्ट एक बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की ही तुलना करें तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। ऐसे तुलना करेंगे तो तानाशाही लोग आगे रहेंगे, लेकिन गरीब लोगों की बात कर ले, गरीब देशों की बात करें तो अंतर एकदम सामान्य हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म, लोकतंत्र आगे बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं। चार्ट 2 बताता है कि जो चित्र इधर नहीं है। चार्ट 2 बताता है कि ऊपर का चार्ट, मैं अभी उसको भी दिखाता हूं, लेकिन शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय 60% हिस्से का कब्जा है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में जो है ऊपरी 20% के जो राष्ट्रीय लोग हैं ना वहां के, उनकी कमाई ही 60% से ज्यादा है, और जबकि सबसे नीचे में 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्रा 3% हिस्से पर जीवन बसर कर रहे हैं, और 20% लोग जो है ये लोग क्या कर रहे हैं? सबसे नीचे का जीवन व्यापन कर रहे हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर हैं। डेनमार्क में चल जाओ, हंगरी में चल जाओ, तो वहां के मुल्क बहुत ज्यादा बेहतर है। आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के लोग, जितने भी गरीब हैं, गरीब वर्ग के लोग सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। यहाँ पर समझ में क्या आता है? कार्टून में आप जब देखोगे तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि गरीब वर्गों के आगे सदा अवसरों का असमानता बराबर रहा, मतलब
हमेशा सामान्यता के भावना से देखा ही नहीं गया, एक सामान्य के नजर से गरीब लोगों को देखा ही नहीं गया। यहाँ पर कार्टून में आप देख सकते हैं, ओह मेरे प्यारे बच्चे तुम इतना नीचे कैसे रह गए, मतलब अमीर बोल रहा है, तुम्हें बताओ, बच्चा बोल रहा है तुम्हें बताओ, आवास, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल, भूख, ये तीन चीजों को अगर, चार चीजों को अगर पूरा कर दिया जाए ना तो हर कोई देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आवास, हर किसी का घर अच्छा हो, स्वास्थ्य सुविधा, हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो, स्कूल, हर बच्चे को शिक्षा दिया जाए, भूख मतलब हर किसी को खाने के लिए कमाई का स्रोत दिया जाए उन लोगों को। चार्ट 1 चार्ट 2 मैं बताता हूं, उसके पहले मैं ऊपर कुछ छूट गया है उसको मैं बता देता हूं। ये देख लो आप, पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वीरता। ये देख लो, पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सब जगह पर तानाशाही था, लेकिन बाद में सब विलय हो गया और ये भारत भारत बन गया। अब आते हैं आपका यह, अगर आमदनी के सामने वितरण और आर्थिक प्रगति को आधार मानकर ही लोकतंत्र व्यवस्था के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो आपका फैसला क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है कि आपका फैसला क्या होगा। चार्ट 1, विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दर 1950 से लेके 2000 तक, सभी लोकतांत्रिक शासन 3.95% दर, तानाशाहियां 4.42, तानाशाही वाले गरीब देश 4.34, अच्छा नहीं हुआ, लोकतंत्र वाले गरीब देश 4.28% उन लोगों का विकास दर हुआ था। और चार्ट 2 देखते हैं जिसमें लिखा गया है चुने हुए देशों में आय की असमानता, चुने हुए देश के बीच में कितना लोग कितना कमाता है। देश का नाम और राष्ट्रीय आय के प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका में ऊपर के लोग 64.8% और नीचे के लोग 2 इतना प्रतिशत लोग वहां पर पैसा इस तरह कमाते हैं, मतलब इन लोगों का आय है इतना ही। 20% तो इसमें ऊपर का 20%, नीचे का 20%, और बाकी बीच का लोग लटका रहता है एकदम झुनझुना जैसा, बिचवनिया उसको बोलते हैं। अगले भाग में नहीं, अब अभी पढ़ेंगे असमानता और गरीबी में कमी। असमानता और गरीबी में क्या कमी होता है। असमानता मतलब आप क्लास में बैठो, आपको क्लास से निकाल दिया जाए तो आपको लगेगा कि हम असमानता का शिकार है। होटल में बैठने जाओ और लोग वहां के बोले कि हम इस दरिद्र के साथ खाने नहीं बैठेंगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। शादी ब्याह में खाने जा रहे हो, कोई बोलेगा कि हम गंवार सबके साथ खाना नहीं चाहते हैं तो आप पे क्या बीतता है। तो यही असमानता का भाव है। गरीबी में कमी, आदमी के पास जब पैसा नहीं होता है तो हर चीज की कमी हो जाती है, बहुत चीज की कमी, घर का, खाना, पानी, जीना, पंखा, बिजली, सब चीज की कमी हो जाती है। आगे देखते हैं। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर ही है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेगी। यहाँ पे देखिए बात क्या है कि आर्थिक समृद्धि तो भाई ठीक है, बात की बात है, अलग बात है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में देखा जाए तो हम उम्मीद कर सकते हैं, यह तर्कसंगत ही सही, लेकिन ये हो सकता है कि आर्थिक असमानता को कम कर सकती है सरकार। लोकतंत्र व्यवस्था जो है आर्थिक असमानता को कम कर सकती है। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो रहा है, जब देश में आर्थिक विकास तेज होते जा रहा है, तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी को बेहतर जीवन गुजार सके, सभी लोग बेहतर जीवन बिता सके। देखो, असमानता का भाव इसलिए नहीं है केवल समाज में है। एक सीईओ को कितना रुपए मिलता है? 35 करोड़ रुपया पर मंथ। कितना? 35 करोड़ रुपया पर मंथ। एक मैनेजर को कितना मिलता है? 5 लाख रुपया पर मंथ। और जो चेयरमैन होता है उनका 35,000 करोड़ पर मंथ होता है। और वहां पर जो काम करने वाले लेबर मजदूर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनको कितना मिलता है? 40,000, 30,000, 20,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1.5 लाख ऐसे मिलता है। भाई बांटो तो एक जैसा बांटो, नहीं तो न बांटो। लेकिन यहाँ पर नहीं, हम मेन है, हम लीडर है, हमको ज्यादा मिलना चाहिए। बस हर सेक्टर में वही है।
एक मुखिया का पैसा होता है 35,000 रुपया, एक विधायक 45,000 रुपया, एक सांसद 55,000 रुपया उन लोगों को रिटायरमेंट का मिलता है। एक बार रिटायर हो जाते हैं उसका मिलता है। अब उसको छोड़ो, जो मंत्री बन गया, मंत्री को 65,000 महीना मिलता है। उसके बाद जो मेन मंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री होता है मंत्रिमंडल का, उनको मिलता है कितना? उनको मिलता है 75,000 पर मंथ। चाहे वो नौकरी से रिटायर काहे नहीं हो जाए, 5 साल के बाद हार काहे नहीं जाए, 75,000 रुपया उनका पर मंथ बनल है। अगर 2 बार बनते हैं तो 75 दूनी 1.5 लाख रुपया होता है। तो 1.5 लाख रुपया उनका आसानी से आ जाएगा, कोई काट फाट चाट कुछ नहीं। आज प्रधानमंत्री का मतलब महीना कितना है? प्रधानमंत्री का महीना है 3,60,000। तो प्रधानमंत्री भले पैसा का कुछ करे चाहे नहीं करे, 3,60,000 उनके खाता में जाते रहता है। मुख्यमंत्री के खाता में 2,90,000 के 80,000 के करीब में जाते रहता है, करे चाहे ना करे कुछ भी। तो ये सब आता है इसमें। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है, हाँ या ना? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाया है? लोकतंत्र के आने से क्या हर किसी में अवसर और वस्तुओं को एक बराबर बांटा गया है? नहीं बांटा गया है। जब देश आजाद हुआ तो हम लोग पाकिस्तान को देवे नहीं किए, क्योंकि पता था वो बाद में वही पैसा का हम ही पर इस्तेमाल कर देगा, इसलिए नहीं दिए। तो देना कितना था? 75 करोड़। दिए कितना? 20 करोड़ बस। बाकी तो भीख मांग, उससे मेरे क्या लेने देने का है। गरीब की आवाज छोड़ो इसको। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है वो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो एक समानता पर ही आधारित होती है। एक सामान्य भाव से लोग वोट देंगे तभी आप जीत पाओगे, नहीं तो नहीं जीत पाओगे। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। प्रतिनिधि का चुनाव ले लिया जाए तो हर व्यक्ति बराबर वजन का होता है। वजन मतलब अपने क्षेत्र में बाहुबली, मारपीट में ना, वोट लेने में। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में, व्यक्ति जितने भी हैं उनको राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, हर किसी को बराबरी का दर्जा मिल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं कि आर्थिक हमारा असमानता बढ़ रहा है। पहले मेरे गांव में होता क्या था कि बड़ जात के पास छोटा जाति का लोग नहीं बैठता था। जैसे हमारे गांव में राजपूत ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण तो ठीक है, राजपूत अपने द्वार पर किसी भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को बैठने ही नहीं देते थे। मार के भगा देंगे, भाग, ऐसे ही करके भगा देंगे। तो अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, अब तो एक ही थाली में लोग खाना चालू कर दिया है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, हर किसी को बराबरी का दर्जा मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ देखते हैं कि हमारे बीच में आर्थिक असमानता बढ़ रहा है। जैसे में गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहा है। ऐसे मुट्ठी भर धन कुबेर आए, मुट्ठी भर पैसा कमाए और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। अब देखो, मुट्ठी भर पैसा कमाते हैं, जो खानदानी संपत्ति होती है उसी में हम बढ़िया हिस्सा पा सकते हैं। बस इतना ही नहीं, देश का कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। देश का जो कुल हिस्सा है, कुल आय है, उसमें भी उनका हिस्सा बढ़ा है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोग, समाज के जो सबसे निचले दलित लोग, अत्यंत पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये लोग जो होते हैं, जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन इन लोगों को मिलता है। सरकार कुछ खाना बांट देती है, लो भैया खा लो। अच्छा, 5 लोगों का परिवार है, 3 किलो महीना में दिया जाए तो 3 किलो महीना में खाते हो जी। आधा गिलास रोज खाओगे तो कितना होता है? 3 किलो तो भैया 2 सप्ताह का खाना है। तो भाई तुम कैसे खा पाओगे? उतना दिन तक नहीं खा पाओगे। उनकी आमदनी गिरती गई है, उनकी आमदनी बहुत कम हो गया है। पहले देख लो, पहले एक लेबर को 50 रुपए मिलता था, आज एक लेबर को 450 रुपए मिलता है। लेकिन फिर भी महंगाई तो बढ़ी है ना, महंगाई के अनुसार पैसा बढ़ाया गया है, इसलिए उन लोगों को अभी भी आमदनी उतना नहीं हो पाता है।
कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। उनको अच्छा से भोजन नहीं मिल पाता है, कपड़ा नहीं मिल पाता है, मकान नहीं मिल पाता है, शिक्षा अच्छा नहीं मिल पाता है, इलाज अच्छा नहीं हो पाता। ये बुनियादी जो जरूरतें हैं ये मिलना चाहिए। चलो मैं आगे की बात बताता हूं। अभी का 2023 में अभी रिपोर्ट आया है कि मास्टर जी लो, आप घर घर घूमो, 0 से लेके 14 साल का बच्चा आपके क्षेत्र में है, अगर एडमिशन नहीं कराया है तो उसका नामांकन आप करवाओ। 0 कब होता है? जब आदमी बच्चा पैदा लेता है तब, यानी तो पेट में रहता है तब। आपका पेट में जो लड़का है, गर्भ में लड़का है, क्या उससे पूछेंगे तुम मेरे स्कूल में पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो ऐसा भाई सरकार का रूल है, अलग बात है इन लोगों का, इसमें नहीं है। लेकिन अब शिक्षा को थोड़ा प्राथमिकता दी जा रही है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्था, वास्तविक जीवन में देख लिया जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानता को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। अर्थशास्त्र की कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक में, अर्थशास्त्र जब हम पढ़े 9वीं में, तो उसके पाठ्य पुस्तकों में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है कि भारत कितना गरीब है। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफी बड़ी है। हमारे वोट देने वालों की संख्या देखो तो गरीब बहुत ज्यादा है। इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों के हाथ धोना नहीं चाहेगी। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि हमको इसका वोट ना मिले। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर इतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। जितना आप किसी भी राजनीतिक दल से उम्मीद कर लेते हैं उतना आपको कभी भी नहीं दे पाता है, कभी भी नहीं दे पाता है। कुछ अन्य देशों में हालात इससे भी ज्यादा खराब है। कैसे में? बांग्लादेश में आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीबी में जीवन गुजारती है। मतलब उनके अनेक गरीब देश, अब अलग अलग गरीब देशों के बारे में ले लिया जाए तो उनके भी लोगों का अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए, खाने पीने के लिए भी अमीर देशों पर निर्भर होना पड़ता है। खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ता है कि अमीर देश देगा तो खाएंगे, नहीं देगा नहीं खाएंगे। विश्व का धन चंद लोगों के हाथों में। देख लो 50% किसके हाथों में है? मोटा सांड के हाथ में है। और विश्व का धन किसके हाथ में है? 2% लोगों के हाथ में है। तो असमानता का भाव कहां से आया? नहीं आया ना। अपना इसमें से इंडिया खोज के बताओ किधर दिख रहा है? मतलब इंडिया अपना इधर से किधर है? देखो ये वाला इंडिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिखा? देखो यहाँ पे इंडिया दिख रहा है, ये है इंडिया पूरा। हम अगले भाग में पढ़ेंगे सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कैसे हुआ, समाज में कैसे अलग अलग प्रकार की विविधताएं आई हैं। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। धन्यवाद।